हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है सातोराम मांडवी वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। पॉक्सो और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का केस है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है वो 5 साल की बच्ची है, उसके फादर ने एफआईआर लॉन्च करवाई सातोराम के अगेंस्ट। उनका कहना था कि वो किसी शादी में गए थे, उनके पीछे से सातोराम ने उस बच्ची के साथ रेप किया। क्योंकि पूछने पर कि वो जब आए तो बच्ची गायब थी, और जब सातोराम से पूछा गया कि बच्ची कहाँ गई तो वो डर के वजह से भाग गया, और इसी गिल्टी कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए एफआईआर करवा दी। इन्वेस्टिगेशन में वाकई उसके खिलाफ एविडेंसेस निकले और ट्रायल कोर्ट में उसे कन्विक्ट कर दिया गया अंडर सेक्शन 376 AB एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, विच इज एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट। अब सातोराम को जो सजा सुनाई गई थी वो थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ। ठीक है, मतलब अपनी पूरी जिंदगी अब वो जेल में ही रहेगा, जितनी भी जिंदगी उसकी बची है वो जेल में ही कटेगी, और साथ में 10,000 का फाइन लगा दिया। सातोराम ने इस सेंटेंस को हाई कोर्ट में अपील किया। अब देखिए, ये इस जजमेंट का हार्ट है। ही वॉजंट अपीलिंग अगेंस्ट द कन्विक्शन। सातोराम ने इनफैक्ट कन्फेस कर लिया था टू वट एवर ही डिड, ही कन्फेस्ड इट। ठीक है, इससे केस आगे बढ़ा था। तो ही डिड नॉट चैलेंज द फैक्ट दैट ही वाज कन्विक्टेड, ही वाज नॉट क्लेमिंग इनोसेंस, लेकिन वो ये सजा कबूल नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि 2019 में के आसपास उसने ऑफेंस किया, जून के आसपास कहीं एफआईआर करवाई गई। अगस्त में कानून बदल जाता है। 2019 अगस्त में पॉक्सो को अमेंड किया गया था। अगस्त से पहले 2019 अगस्त से पहले सेक्शन 6 का जो पनिशमेंट था वो सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का था। अगस्त में अमेंडमेंट आया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को और सीवियर कर दिया गया, टू दी रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन्स नेचुरल लाइफ कर दिया गया। अब उसका कहना था कि मैंने अमेंडमेंट से पहले क्राइम किया है। What I did was bad as it was, but I did it when the punishment was still life imprisonment. आप मुझे amended law के हिसाब से पनिश कर रहे हैं, amended law मुझ पे अप्लाई नहीं करेगा, because it was not the law at the time of me committing that act, जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता भी है। इसी बेसिस पे उसने हाई कोर्ट में इस सेंटेंस को चैलेंज किया कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 वायलेट हो रहा है। अब सोचने वाली बात है, अगर टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली क्या, ऑन द फेस ऑफ इट देखा जाए तो वाकई वायलेट तो हो ही रहा है। एक क्रिमिनल अमेंडमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बार कर देता है कि अगर सजा बढ़ गई है तो आप पुरानी सजा दीजिए, उसको कम सजा मिलेगी। तो ये दिस कैन नॉट हैपन। यू कैन नॉट पनिश अ पर्सन फॉर अकॉर्डिंग टू अ लॉ दैट वाजंट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। आप उस लॉ के हिसाब से एक व्यक्ति को नहीं पनिश कर सकते जो उसके कमीशन एक्ट के कमीशन के टाइम पे मौजूद ही नहीं था। यू कैन नॉट यूज फ्यूचर लॉज टू पनिश द पास्ट, राइट। हाई कोर्ट में यू वन वुड थिंक कि हाई कोर्ट में इस चीज को अफर्म किया होगा या फिर इसको माना गया होगा कि हाँ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वायलेशन है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को एक्चुअली नहीं माना, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ वेरी clear violation of article 20 clause 1. high court did not accept his argument. high court said कि जो ऑफेंस है वो इतना हीनस है, वो इतना खराब है कि तुम्हें किसी भी तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता। तुम्हें वही सजा मिलनी चाहिए जो कि नए लॉ में बताई गई है, क्योंकि तुम जैसों के लिए ही वो सजा ऐड की गई थी। तुम्हें कम सजा का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। that's how heinous और repulsive your crime is and you need to be treated that way. ठीक है, तो हाई कोर्ट बहुत हार्श और हो गया इसके खिलाफ, एपेलेंट के खिलाफ। हाई कोर्ट ऑब्जर्व कि विक्टिम 5 साल की बच्ची है, और ये जो ग्रेव और हीनस ऑफेंस उस बच्ची के खिलाफ कमिट हुआ है, इसमें किसी भी तरह की लीनियंसी का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता। तो वी विल ट्रीट यू द वे यू आर सपोज्ड टू बी ट्रीटेड। फाइनली ये अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के एप्लीकेशन को ऑब्जर्व किया। इट ऑब्जर्व कि भाई आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है प्रोवाइड करता है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्लियरली स्टेट करता है दैट
No person shall be convicted of any offense except for a violation of a law in force at the time of commission of the act, nor be subject to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of an offense. ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का जो एप्लीकेशन है वो बहुत लिमिटेड है, आर्टिकल में ही बताया हुआ है, लेकिन है और उसका फंडामेंटल एप्लीकेशन। तो एक ऐसा एक्ट जो एक्ट कमीशन के दौरान क्राइम नहीं था और बाद में क्राइम बना दिया जाता है, उसे पनिश नहीं किया जाएगा, फ्यूचर के लॉ को पास्ट में अप्लाई नहीं किया जाएगा। वो पेनल्टी या फिर वो एक्ट जिसको पनिश करने के लिए कम पेनल्टी इस्तेमाल की जाती थी और भविष्य में वो पेनल्टी बढ़ा दी गई है, तो भी उस एक्ट पे ज्यादा पेनल्टी सब्जेक्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कमीशन पेनल्टी कम थी। सो दैट्स हाउ अ क्रिमिनल लॉ अप्लाइज एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 1 उसे फंडामेंटली एंड एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट करता है। सातोराम की बात मान ली गई और उन्हें वही पनिशमेंट दिया गया जो उनके एक्ट के कमीशन के दौरान एग्जिस्ट करता था, विच वॉज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सो दिस वॉज द केस। अच्छा केस है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में आप इसे साइट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही साइट कर सकते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का किस तरह का एप्लीकेशन है। इवन इन क्राइम्स विच आर वेरी हीनस, विच आर एक्सट्रीमली ग्रेव, कोर्ट वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेट नहीं होने देता है। ये बहुत अच्छी बात है, देखा, ये सही मायने में न्याय है। ठीक, अब ये है लीगल प्रोविजन जो कि इस केस में कंसिडर किए गए। सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो ओरिजिनल वर्सेस अमेंडमेंट 2019 में, अमेंडमेंट से पहले इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, मेंट कन्वेंशनल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, टिपिकली 14 इयर्स होता है रेमिशन पॉसिबिलिटीज के साथ। ठीक है, अमेंडेड सेक्शन जो कि अगस्त में अमेंड हुआ, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रीडिफाइन करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट वुड मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, और जिसमें रेमिशन भी अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो ये बहुत सीवियर कर दिया गया पनिशमेंट और सातोराम को यही हार्श पेनल्टी दी गई थी। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 आप अच्छे से समझते ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं, मेसर्स एरन एंड एसोसिएट्स वर्सेस मेसर्स सनमार इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। केस बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटा सा भी है। एपेलेंट जो कि एरन एंड एसोसिएट्स हैं, वो एक्चुअली क्रेडिटर थे और सनमार मेसर्स जो था, ही ओड सम मनी टू दीज क्रेडिटर्स। एरन जी का कहना था, या इन क्रेडिटर्स का कहना था कि सनमर ओज देम अराउंड 3 लाख अलॉन्ग विद 18% इंटरेस्ट पर ईयर। लेकिन सनमर ने कहा कि नहीं, मैं इतना अमाउंट ओ नहीं करता, आई एक्चुअली ओनली ओ यू 27,000। ठीक, अब ये चीज उसने रिटन में लिख के दे दी। He wrote it down, he wrote it down and even signed that paper कि I don't owe you 3 lakh but I owe you 27,000. Yes, I admit I owe 27,000 but I don't agree that I owe the full 3 lakh rupees. This was the note, right? अब ये देखो, एक्नॉलेजमेंट है डेट का, लेकिन ये पूरे डेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ये डेट के एक बहुत छोटे से फ्रैक्शन का एक्नॉलेजमेंट है। एरन को मेसर सनमर को सू करना था, लेकिन जो लिमिटेशन था सूट का वो पास हो चुका था। 3 लाख रुपए वो रिकवर नहीं कर सकते थे बिकॉज एज पर लिमिटेशन 3 साल पूरे हो चुके थे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एंड दे कुड नॉट सू फॉर दैट इंटायर 3 लाख का अमाउंट, क्योंकि वो टाइम बार हो गया था। लेकिन सेक्शन 18 लिमिटेशन का जो है वो टाइम बार लेकिन सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एक्चुअली प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन सच ट्रांजैक्शन। सेक्शन 18 क्या कहता है? अगर लिमिटेशन एक्सपायर होने से पहले डेटर राइटिंग में सिग्नेचर के साथ एक्नॉलेज कर ले अपनी डेट की लायबिलिटी को, तो एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, राइट फ्रॉम द डेट ही एक्नॉलेज दैट ही ओज मनी। तो ये जो नोट होता है सेक्शन 18 जिसको समझा रहा है, ये जो नोट होता है विच इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर सेक्शन 13 एक्चुअली रीसेट्स द टाइम एंड प्रोवाइड्स द क्रेडिटर अ न्यू पीरियड ऑफ 3 years प्रोवाइडेड द नोट वाज रिटन एंड साइंड बाय द डेटर। अब देखो, नोट है उसके पास जो कि लिमिटेशन एक्सपायर होने से पहले लिखा और साइन किया गया है,
लेकिन इस नोट में 3 लाख रुपए नहीं एक्नॉलेज किए हैं, इस नोट में 27,000 रुपए एक्नॉलेज किए गए हैं। मेसर जेरन ने सोचा कि वो इस नोट को यूज करके पूरे 3 लाख को क्लेम कर सकता है और उसने ऐसा ही किया। सूट में उसने पूरे 3 लाख क्लेम किए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द टाइम देयर वाज अ टाइम बार, बट ही यूज्ड दिस नोट एंड ही सेड कि मेरे पास पूरे 3 साल और हैं, तो आप मुझे 3 लाख रुपए दिलवा दीजिए। लिमिटेशन हैज रीसेटेड द टाइम एंड नाउ आई हैव कंप्लीट 3 years, फ्रेश स्टार्ट। ट्रायल कोर्ट में ये केस जब गया तो ट्रायल कोर्ट में ये केस पूरी तरह से डिसमिस हो गया ऑन द सेम ग्राउंड कि भाई जो क्लेम है वो टाइम बार हो चुका है। एपेलेंट फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट चले गए, जिन्होंने एपेलेंट के क्लेम को अलाउ तो किया लेकिन सिर्फ एक हद तक। उन्होंने कहा कि द नोट इज डेफिनेटली एडमिसिबल एज पर सेक्शन 18 लिमिटेशन, लेकिन इसमें आप जो अमाउंट बोल रहे हैं वो नहीं लिखी गई है, इसमें जो अमाउंट लिखी गई है वही क्लेम करने का आपको हक है और उसी क्लेम के लिए आपको 3 साल और दिए गए हैं। सो दिस इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ द केस। हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 18 का जो बेनिफिट है वो पूरे क्लेम पर नहीं एक्सटेंड किया जा सकता, क्योंकि पूरे क्लेम को तो एक्नॉलेज ही नहीं किया डेटर ने। Respondents' reply never admitted to appellant's full claim and only explicitly disputed the contract value while acknowledging only a smaller amount as due. ठीक है, अब ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में बेंच ऑफ जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस एस.सी. शर्मा ने अपहोल्ड किया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन। उन्होंने भी सेक्शन 18 के बेनिफिट को एपेलेंट को डिनाई कर दिया। एक्नॉलेजमेंट फुल अमाउंट का होना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। द क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द इंटायर सूट क्लेम ऑफ द एपेलेंट डिड नॉट अराइज। देखो, बेसिकली सेक्शन 18 का एक स्ट्रक्चर है। सेक्शन 18 कहता है कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिटन होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेक्शन 18 क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेक्शन 18 बेसिकली कहता है कि जो नोट है वो रिटन और साइंड होना चाहिए, क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, प्लस जो अमाउंट उसमें लिखा हुआ है उसी को अगले 3 साल में क्लेम किया जा सकता है। द पीरियड दैट रीसेट्स इज ओनली फॉर द अमाउंट दैट इज रिटन ऑन दैट नोट, नथिंग एल्स, एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 18 says and that is what छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट also said। अब आप 1000 लिखें और लाख वसूलने की बात करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर लिमिटेशन का क्या फायदा, राइट? फिर वो जो लिखा हुआ है उसका क्या फायदा? द फैक्ट दैट यू आर इवन एक्नॉलेजिंग व्हाट इज रिटन मींस दैट यू आर बिलीविंग व्हाट इज रिटन। तो फिर आप किसी भी और अमाउंट को जो लिखी नहीं है उसे कैसे क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि लिमिटेशन बड़ी है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ उसी सम के लिए जो एडमिट की गई है, पूरे क्लेम के लिए नहीं बड़ी है। अ रेफरेंस वाज मेड टू द प्रीसिडेंट ऑफ केस जैसी बुद्धाराज वर्सेस चेयरमैन उड़ीसा माइनिंग कंपनी। ये 2008 का केस है और इसमें भी सेम यही फैक्ट्स थे, ठीक है। अब लीगल प्रिंसिपल्स क्या एस्टैब्लिश किए गए? पार्शियल वर्सेस फुल एक्नॉलेजमेंट। Partial acknowledgement of debt does not extend limitation for the entire claim, but only the partial acknowledged claim. डेटर को पूरा का पूरा अमाउंट एक्नॉलेज करना जरूरी है, तभी क्रेडिटर उस पूरे अमाउंट को क्लेम कर पाएगा एज पर सेक्शन 18। Disputed portions of the claim remain subject to the original limitation period and cannot benefit from acknowledgement of undisputed amounts. ठीक है। सेक्शन 18 क्या है लिमिटेशन एक्ट का? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग प्रोवाइड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड इन केसेस वेयर डेट इज एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेजमेंट का क्लियर, अनएक्विवोकल और अनएम्बिगुअस होना जरूरी है। एक्नॉलेजमेंट हैज टू बी मेड बिफोर द एक्सपिरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड। एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन लायबल फॉर द डेथ। ठीक है, डेट। So this was the case, like I said, अच्छा केस है, सिंपल सा है, but it is quite interesting. अब हम आते हैं अपने अगले केस पे जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 11 क्लॉज 6A, ठीक है, जिसे अमेंड करके ऐड किया गया था 2015 में। सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इस केस में क्या हुआ कि एपेलेंट है BGM एंड MRPL JMCT JV और रिस्पोंडेंट्स हैं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स की हैंडलिंग से रिलेटेड था। और
उस कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया तो वो कहाँ किस तरह से हैंडल किया जाएगा वो सब भी दे रखा था। सेंट्रल इशू जो था वो क्लॉज 13 की इंटरप्रिटेशन का था, जो कि जनरल टर्म्स और कंडीशंस की थी, which was appended to the e-tender notice and formed part of the contract, with the appellant relying upon this clause as constituting an arbitration agreement. सिंपल भाषा में क्या हुआ कि सेक्शन 13 जो था सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स टाइटल था इस क्लॉज का, और उसमें 3 स्टेजेस का मेंशन था। पहली स्टेज कह रही थी कि कॉन्ट्रैक्टर पहले अगर डिस्प्यूट होता है तो कंपनी लेवल पे उस डिस्प्यूट को कंप्लेन करेगा 30 दिन के अंदर अंदर टू द इंजीनियर इन चार्ज। सेकेंड स्टेप में अगर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व रह जाता है तो फिर वो एरिया सीजीएम या जीएम के पास जा सकता है। इसके बाद भी अगर उसे हल ना मिला तो फिर ईजीएल की ईसीएल की जो ओनर है वो एक कमेटी फॉर्म करेंगे, उन तक ये डिस्प्यूट डाला जा सकता है या उन तक ये डिस्प्यूट लेकर जाया जा सकता है। इन तीनों स्टेजेस के बाद कहीं एक छोटा सा कुछ लिखा हुआ था कि the redressal of the dispute may be sought through Arbitration and Conciliation Act 1999 as amended by Article 2015। ठीक है, अब कीवर्ड्स हैं इसमें, बहुत सोचने और याद रखने की बात है। इस क्लॉज में लिखा हुआ है the redressal of the dispute may be sought। may be का मतलब there is a choice, it does not say shall be referred or shall be resolved, no, इट इज लाइक एक अगर इसको लिटरली इंटरप्रेट करें तो इट इज सेइंग कि वी वांट टू गो वी कैन गो टू आर्बिट्रेशन लेटर, राइट, दैट इज ऑल, यही है बस। अब ये जो एपेलेंट है जेवी, ये इन तीनों स्टेजेस को बाईपास करके सीधा आर्बिट्रेशन की तरफ जाना चाहते थे और इन्होंने ऐसा किया। अभी इन्होंने ये जो ईसीएल कंपनी थी इससे कहा आर्बिट्रेशन में जाते हैं। ईसीएल ने कहा आर्बिट्रेशन में क्यों जाएंगे भाई, कोर्ट को हमने जुरिस्डिक्शन दे रखा है। There was yet another clause which expressly said कि every dispute would be subject to the particular court's jurisdiction, मतलब हम जुडिशरी को jurisdiction देना चाहते हैं, alternative mechanisms की तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन जेवी ने कहा कि नहीं, आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन में जाना है, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, तो हम तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। जब ईसीएल ने कोऑपरेट नहीं किया तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए फाइल किया अंडर सेक्शन 11। दैट इज व्हाट सेक्शन 11 इज। ठीक है, क्लॉज 13 मैंने आपको बता दिया। तो सेक्शन 11 जो है वो उस सिचुएशन में काम आता है कि दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन में जाना चाहती हैं, बोथ पार्टीज वांट टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो कौन होगा आर्बिट्रेटर, कौन आर्बिट्रेट करेगा पूरे प्रोसेस को, उस पर नहीं अग्री कर पाती हैं। तो व्हाट दे डू इज कि उनमें से एक पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और कह सकती है कि आप हमें आर्बिट्रेटर दे दो, क्योंकि हम खुद एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहा है कि किससे आर्बिट्रेट करवाएं। यही जेवी ने किया, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी, राइट। ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने इस प्रेयर को ऑब्जेक्ट किया, ये कह के कि भाई क्लॉज 13 में असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है जो सेक्शन 11 क्लॉज 6 में इस एपेलेंट को राइट दे कि ये आप अपॉइंटमेंट के लिए फाइल कर सके। इट डज नॉट कंटेन दोज इंग्रेडिएंट्स। क्लॉज 32 को रिलाई किया गया जिसमें बिडर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि कोई भी मैटर डिस्प्यूट का जो टेंडर से अराइज होता है या फिर किसी सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है उस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम आर्बिट्रेशन में जाना ही नहीं चाहते थे, वी वांटेड टू गो टू अ रेगुलर कोर्ट इंस्टेड ऑफ एडीआर। अब हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट के ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया और एपेलेंट की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, ये एम्फसाइज करते हुए कि द वर्ड मे बी सॉट इन इटसेल्फ इज क्वाइट इंडिकेटिव ऑफ द ओरिजिनल इंटेंशन व्हिच वाज नॉट टू गो फॉर आर्बिट्रेशन बट टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट प्रोसीजर्स। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 11 को ऑब्जर्व किया और कहा कि देखो सेक्शन 11 का जो पूरा एप्लीकेशन है वो एक्सट्रीमली लिमिटेड है। It confines court's jurisdiction to examination regarding the existence of an arbitration agreement। बस सेक्शन 11 में कोर्ट के पास सिर्फ एक काम होता है, क्या, कि वो ये देखे कि दोनों पार्टीज में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। A proper intention to go for arbitration needs to be there, not just a contemplation, which was in this case. So the courts can only look at whether there was a valid, significant agreement or a condition that supported the option, not just as an option, but as the only option.
ठीक है, जो आर्बिट्रेशन को एक ऑप्शन की तरह नहीं लेकिन एक एक्चुअल कोर्स की तरह ले रही थी। ये होना चाहिए अग्रीमेंट में, और हम अग्रीमेंट को बस उतना ही एग्जामिन करते हैं। उसके एग्जामिनेशन में हम कोई मिनी ट्रायल नहीं कर सकते, हम किसी मेरिट पे कोई एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द फैक्ट वेदर और नॉट देयर एग्जिस्ट्स एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, नॉट जस्ट a contract that contains a maybe contemplated arbitration clause। ठीक है, इंटेंशन की है पूरे के पूरे केस में। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 13 जो है वो क्लॉज 13 जिस पे डिस्प्यूट था, वो पार्टीज को बाइंड नहीं करती आर्बिट्रेशन को एज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स यूज करने के लिए। द वर्ड्स मे बी सॉट इम्प्लाइज कि कोई सबसिस्टिंग अग्रीमेंट नहीं था पार्टीज के बीच में कि वो सेटलमेंट आर्बिट्रेशन के थ्रू ही करेंगी। कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया कि बस क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास राइट आ जाता है कोर्ट के पास आने का कि अरे हमें आर्बिट्रेशन में जाना है, हमें आर्बिट्रेटर दे दीजिए। नो, द इंटेंशन नीड्स टू बी वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और कॉन्ट्रैक्ट इस पे बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप आर्बिट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। सो दिस वॉज द इंटायर केस। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 11(6)(a) क्या है? Section 11 deals with appointment of arbitrators, provides a comprehensive framework for ensuring that arbitration proceedings can commence even when parties fail to agree on the appointment procedure or when the agreed procedure breaks down, while establishing that persons of any nationality may serve as arbitrators unless parties agree otherwise। ठीक है, प्राइमरीली पार्टीज को एम्पावर करती है कि या तो वो अपने प्रोसीजर पे या फिर जुडिशियल इंटरवेंशन मैकेनिज्म से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 11(6)(a) को 2015 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया और ये जुडिशियल एग्जामिनेशन के स्कोप को रेस्ट्रिक्ट कर देता है when they are considering applications for appointment under section 11 clause 4, 5 and 6। ये मैंडेट करते हुए कि कोर्ट अपने एग्जामिनेशन को सिर्फ और सिर्फ इस डिटर्मिनेशन पे कन्फाइन करेंगी कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस है या नहीं, इससे ज्यादा उनको और कुछ नहीं करना। दैट्स इट, राइट। सो दीज वर द सेक्शंस एंड दिस वाज द केस। आर्बिट्रेशन में जनरली बहुत लेटेस्ट केसेस को कम ही कोट किया जाता है, लेकिन आप कीजिए, आर्बिट्रेशन में तो जरूरी है लेटेस्ट केसेस को कोट करना, क्योंकि बहुत पुराने केसेस तो है भी नहीं, इतना पुराना एक्ट ही नहीं है। सो ये सारे जो केसेस हैं ये आपके आर्बिट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग को, कैसे काम करता है, क्या सेक्शन क्या कहता है, उसे बढ़ाएंगे, है ना, और आप अच्छे से आर्बिट्रेशन के आंसर्स भी लिख पाएंगे। डीजीएस में आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का बहुत रोल है, तो अगर आप डीजीएस देना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ आ गए और किस तरह से आप इन्हें साइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये भी समझ आ गया। अगले सेशन में मिलेंगे, सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।